अच्छा, तो हम फॉरेक्स के बारे में बात कर रहे थे। व्हाट इज फॉरेक्स? बेसिकली ये जो फॉरेक्स है, ये दो लफ्जों का मजमुआ है, जिसमें से फॉर और एक्स। फॉर का मतलब है फॉरेन और ई एक्स का मतलब है एक्सचेंज। अब जो ही हमारे माइंड में एक्सचेंज का लफ्ज आ जाता है, तो हमारे माइंड में डेफिनेटली एक्सचेंजेस आती हैं। जिस तरह हर मुल्क के अपने एक्सचेंज होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान का जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज है, इस तरह अमेरिका का जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। तो हर मुल्क के अंदर अपने अपने एक्सचेंज होते हैं, जिसमें स्टॉक और करेंसी को ट्रेड किया जाता है। लेकिन करेंसी और स्टॉक में जमीन और आसमान का फर्क है। स्टॉक एक्सचेंज का इंशाल्लाह हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, कि फॉरेक्स में और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस किया है। तो जिस तरह फॉरेक्स एक्सचेंज, जिस तरह ये आपके सामने स्लाइड पे इसका जो डिफिनेशन है, द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विच इज यूजुअली नोन एज अ फॉरेक्स, एफएक्स इज द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। हम आगे जाएंगे तो इसकी जो वर्थ है और इसका जो साइज है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर हम करेंसी को ट्रेड करते हैं, करेंसी को एक्सचेंज करते हैं एक करेंसी को दूसरे करेंसी के मुकाबले में, और साथ में यहाँ पे हम सिल्वर, गोल्ड और बाकी ऐसी चीजें हैं जिसको हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल के तौर पे समझाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में इजीली ये चीज आ जाए। कि मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री की अगर वो विजिट करना चाहते हैं, लाइक हम दुबई जाते हैं या अमेरिका जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उस मुल्क की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं पाकिस्तानी करेंसी पे। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर हम दुबई जाते हैं, तो दुबई में तो वहां पे पाकिस्तानी करेंसी नहीं चलती, तो हम क्या करते हैं कि हम दिरहम लेते हैं, और जो पाकिस्तानी करेंसीज होती हैं वो हम जाके जो एक्सचेंजर होते हैं उसके पास जाके हम देते हैं, और वो हमें दरम देता है। ठीक है। अब हम दुबई में 2-3 महीने वेकेशंस गुजार के या जो भी हमारा टूर होता है उसको गुजारने के बाद जब हम वापस आते हैं, तो एग्जैक्टली हम यही चीज दोबारा करते हैं। कि जब दुबई से हम वापस पाकिस्तान आते हैं, तो पाकिस्तान में दरम हम कोई चीज को बाय एंड सेल नहीं कर सकते, तो सेम इसी तरह हम दरहम को चेंज करते हैं पाकिस्तानी करेंसी में। अब मिसाल के तौर पर मैं जिस दिन मैं दुबई जा रहा हूँ, उस दिन करेंसी की एक वैल्यू होती है, दरहम का एक रेट होता है और पाकिस्तानी करेंसी की एक और रेट होती है। तो अब मिसाल के तौर पर 70 रुपीज पे मैं चेंज करता हूँ दरम को, यानी कि एक 70 पाकिस्तानी रुपीज के बदले में, मिसाल के तौर पर अगर मुझे एक दरम मिलता है, तो आफ्टर 1-2 मंथ्स जब मैं वापस पाकिस्तान आता हूँ, तो मैं उसी दरहम को चेंज करता हूँ। अब इस दौरानिए में अगर दरहम का रेट ऊपर जाते हैं, मतलब 70 पे हमने एक्सचेंज किया था, अब मिसाल के तौर पर 3 मंथ्स के बाद हम उसको 75 पे जब हम पाकिस्तान आते हैं या वहां से पाकिस्तान पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि अगर 75 पे जा चुका होते हैं, तो हमें 5 रुपए का प्रॉफिट मिल जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पे हमने 70 का लिया था, तो वहां पे जब हम वापस आते हैं और इस बीच में करेंसी में फ्लैक्चुएशन आ जाती है, रेट ऊपर चला जाता है, तो हमें यहाँ से 5 रुपए का पर दरम प्रॉफिट मिल जाता है। और सेम एग्जैक्टली इसी तरह अगर हम 70 रुपीज में लेते हैं और वापस आते हैं, उसको वापस एक्सचेंज करते हैं, तो अगर उसकी प्राइस नीचे आ जाती है, मतलब 65 पे हम उसको सेल करते हैं, तो हमें 5 रुपए का उसमें लॉस होता है। सेम एग्जैक्टली इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी हम एक मुल्क के करेंसी को दूसरे मुल्क के करेंसी के साथ ट्रेड करते हैं, और उसमें जो फ्लैक्चुएशंस होती हैं रेट के बदले में, उसके थ्रू हम प्रॉफिट भी कमाते हैं, और उसी में हमारा लॉस का भी चांस होता है। ठीक है। अब ये जो रेट है, ये किस बेस पे फ्लैक्चुएशन करता है? ठीक है। मतलब कि अगर डॉलर है, डॉलर की हम मिसाल लेते हैं कि डॉलर जो है वो किंग ऑफ द करेंसी क्यों कहा जाता है? ठीक है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि इस वक्त अमेरिका की अगर हम पॉलिटिक्स देखें, या उसके वहां पे हम इकोनॉमिकल लेवल उनके देखें, मिसाल के तौर पर उनके अंदर जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या मिलिट्री पावर उसके देखें, क्योंकि वो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, तो एक लोगों के पास डॉलर्स जखीरा करने के लिए भी वो महफूज सरमाया उसमें रख लेते हैं। कि मतलब अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है, तो इसकी जो डॉलर की वैल्यू है, वो कभी भी इतनी नहीं गिर सकती कि उसमें हमारा सबसे बड़ा लॉस हो जाए। ठीक है। तो इसलिए फॉरेक्स के जुबान में डॉलर को किंग ऑफ द करेंसी भी कहा जाता है।
अब फॉरेक्स के अंदर व्हाट इज ट्रेडेड इन फॉरेक्स? सिंपली अगर हमें जवाब दूं कि हम पैसे को ट्रेड करते हैं और पैसे के अंदर हमारे पास करेंसी आ जाती है, और ये जो करेंसी है हर मुल्क के करेंसी का अपना एक नाम होता है, ठीक है। जिस तरह हमारा पाकिस्तानी रुपीज है, अगर हम उसकी सिंबल की बात करें तो वो है PKR। अब ये जो PKR है इसकी रिप्रेजेंटेशन की है, मतलब कि PK का मतलब पाकिस्तान और जो लास्ट वाला वर्ड है आर, वो करेंसी को जाहिर करते हैं, रुपीज। इस तरह अगर हम डॉलर को देखें तो डॉलर के अंदर भी हमारे पास USD आ जाता है, ठीक है। तो USD में US का मतलब है यूनाइटेड स्टेट और D का मतलब है डॉलर। तो किसी भी करेंसी की इस तरह इंडिया की देखें, INR है, IN का मतलब इंडिया, R का मतलब रुपीज। तो जितने भी फॉरेक्स के जुबान में करेंसीज होती हैं वो 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल होती हैं, ठीक है। और साथ में जो कि यहाँ पे पेयर्स होते हैं, यानी कि एक करेंसी और जब दूसरी करेंसी की आपस में हम ट्रेड करते हैं तो उसको पेयर कहते हैं। व्हाट इज अ करेंसी पेयर इन फॉरेक्स? बेसिकली पेयर जो है वो दो करेंसी को आपस में ट्रेड करने के लिए, जो दो करेंसी को हम ट्रेड करते हैं उसको हम पेयर कहते हैं, ठीक है। हम पेयर के बगैर इसमें ना तो ट्रेड कर सकते हैं, ना इसमें हम प्रॉफिट कर सकते हैं, ना कोई और चीज। जब भी हमारे पास कोई एक पेयर आ जाता है दो करेंसियों का, फिर हम उसमें ट्रेड करते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल GBP USD। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हर कंट्री की जो करेंसी होती है वो 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है। जो फर्स्ट 2 वर्ड्स होते हैं जो अल्फाबेट होते हैं फर्स्ट 2, वो कंट्री को जाहिर करता है, और जो लास्ट वाला होता है अल्फाबेट वो करेंसी को जाहिर करता है। अब ये GBP है, GBP का मतलब है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यानी कि जो बरतानिया का पाउंड है उसको GBP भी हम कहते हैं, और USD यूनाइटेड स्टेट। अब ये एक पेयर हो गया। अब इसके अंदर जब हम ट्रेड करते हैं या तो हम लॉस करेंगे या हम प्रॉफिट करेंगे। GBP USD का मतलब है कि जब भी वहां पे कोई फॉरेक्स के अंदर, जब हम नेक्स्ट सेशन क्लास में देखेंगे कि इनकी जो प्राइस होती है GBP USD, ठीक है, इन दोनों पेयर्स का, दोनों करेंसी का आपस में डिफरेंट प्राइस होता है। GBP का अलग प्राइस होता है, USD का अलग प्राइस होता है। तो यहाँ पे GBP USD का मतलब है कि हम पाउंड के बदले में डॉलर के साथ ट्रेड करते हैं, या डॉलर को हम बाय करेंगे, या जो GBP है उसको हम सेल करेंगे, ठीक है। तो ये जो करेंसी पेयर्स हैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स हमारे पास आ जाते हैं। व्हाट आर द मेजर करेंसी पेयर्स? इसमें हमारे पास मेजर करेंसी पेयर कौन कौन से होते हैं? मेजर करेंसी पेयर वो होते हैं जिसके अंदर डॉलर को हम ट्रेड करते हैं, मतलब कि वो कंट्री या वो करेंसी जिसके साथ हम डॉलर को ट्रेड करेंगे तो उसको हम कहते हैं मेजर करेंसी पेयर। मेजर करेंसी पेयर आर दोज दैट इंक्लूड द US डॉलर एंड आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। यानी कि जिस भी पेयर के अंदर USD होता है, डॉलर होता है, तो उसको हम मेजर करेंसी पेयर कहते हैं, क्योंकि जो डॉलर है ये तकरीबन 85% ट्रेडेबल करेंसी है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के तौर पर मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ शो करके दिया हुआ है, यूरो USD। अब ये जो यूरो है ये यूरोपियन, जितने भी ये जो यूरोपियन कंट्रीज का जो यूरो है, यानी कि जो यूरो को एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें यूरोप के काफी सारे कंट्रीज आ जाते हैं जो कि यूरो के ऊपर, अब इटली को देके वहां पे हम यूरो को यूज करते हैं। बाकी ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे यूरोप में हम उसको एक चला सकते हैं, मतलब कि वहां पे हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं। यूरो USD हो गया, फिर उसके बाद USD JPY। अब JPY कौन सी है? JP का मतलब है जापान, और ये जो लास्ट अल्फाबेट है Y, ये जापान की जो करेंसी है उसको यन कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं USD JPY, मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर वर्सेस जापानीज यन। उसके बाद हमारे पास GBP USD, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस डॉलर, और USD कैड। कैड कैनेडियन डॉलर हो गया, CA का मतलब कनाडा और D का मतलब डॉलर हो गया। उसके बाद USD CHF हमारे पास स्विस फ्रैंक है, यानी कि जो स्विस की करेंसी है स्विस फ्रैंक को हम CHF कहते हैं फॉरेक्स के जुबान में। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड आ जाता है AUD USD। AU का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, D का मतलब है डॉलर, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस अमेरिकन डॉलर। और साथ में हमारे पास आ जाता है NZD USD।
एनजी का मतलब है न्यूजीलैंड, डी का मतलब है डॉलर। यानी कि अब यहाँ पे वो मेजर करेंसी पेयर हम उसको कहते हैं जिसके साथ हम डॉलर को ट्रेड करते हैं। जब हम डॉलर को ट्रेड करेंगे तो ऑन द स्पॉट आपके जहन में ये चीज होना चाहिए कि इसके अंदर एक तो वॉलीटिलिटी ज्यादा होगी, मतलब कि इसमें मूवमेंट बहुत तेज हो सकती है। क्योंकि अमेरिका के अंदर जब भी हम देखें तो हर वीक के हिसाब से वो जिस तरह अब हमारे पाकिस्तान को देखें तो पर मंथ के हिसाब से कोई डेटा गवर्नमेंट की तरफ से इशू हो जाता है, इस तरह हर कंट्री की तरफ से डेटा आ जाता है, जिस डेटा के बेस पे उस करेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पेक्ट आ जाता है। अब ये इम्पेक्ट कैसे आता है, थोड़ा सा हम इसको इस लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो किसी भी करेंसी की जो वैल्यू होती है ये फ्लक्चुएशन क्यों करती है, मतलब कि ये ऊपर नीचे क्यों जाती है, या तो प्राइस उसकी बढ़ जाती है या प्राइस उसकी लो हो जाती है। इसका मेन रीजन, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो हर कंट्री या तो एक्सपोर्ट करती है या इंपोर्ट करती है। अब जब एक्सपोर्ट करते हैं मतलब कि वो अपनी चीजों को दूसरे कंट्री में बेचते हैं, तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और दूसरे कंट्री से, दूसरे मुल्कों से सामान को बाय करना, परचेज करना, उसको अपने मुल्क लेके आना, उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। तो किसी भी मुल्क के अंदर जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो तो वो इम्पेक्ट करता है उसके करेंसी के ऊपर। यानी कि उस मुल्क में कारखाने ज्यादा हैं, फैक्ट्री ज्यादा हैं, फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है तो लोगों के पास रोजगार ज्यादा होता है। जब रोजगार ज्यादा होता है तो वो फंडामेंटली उसी टाइम करेंसी के ऊपर इम्पेक्ट करता है। क्योंकि जब आपके मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, फैक्ट्रीज चल रही होती हैं, आप इंपोर्ट नहीं करते, सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी करेंसी के ऊपर इम्पेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, जो मार्केट में प्राइस होता है, ये अप एंड डाउन होता है। व्हाट आर द करेंसी क्रॉसेस। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स होते हैं। एक में हमने मेजर करेंसी पेयर को स्टडी किया, उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों के माइंड में बैठ चुका होगा। अब सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्रॉस करेंसी आ जाते हैं। क्रॉस करेंसी को थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं कि क्रॉस करेंसी का क्या मतलब होता है। करेंसी क्रॉसेस are the more frequently traded currency that do not include the US dollar in their pairing. Crossing include Euro GBP, Euro CAD, GBP JPY, Euro CHF, Euro JPY etc. यानी कि ये वो करेंसी पेयर्स होते हैं जिसके अंदर यूएस डॉलर नहीं होता। मतलब कि अमेरिकन डॉलर के अलावा कोई भी दूसरे दो मुल्कों के दरमियान की जो करेंसी होती है, उनके दरमियान जब हम ट्रेड करते हैं तो उसको हम क्रॉस करेंसी पेयर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि उसमें को यूएस डॉलर इंक्लूड नहीं होगा। अब ये जो यूरो जीबीपी है वो वही हो गया, एक यूरो और ब्रिटिश पाउंड। अब इसमें डॉलर नहीं है। अब जब डॉलर नहीं है तो इसको हम क्रॉस करेंसी पेयर कहेंगे। उस इसी तरह सिमिलरली यूरो केड हो गया, कैनेडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज यन, यूरो स्विस फ्रैंक, यूरो जापानीज यन एटसेट्रा। इस तरह बहुत सारे पेयर्स हैं इस वक्त जो कि हम ट्रेड कर सकते हैं। आई थिंक 180 ऐसे पेयर्स हैं जो कि आईएमएफ ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो जो भी रिकॉग्नाइजेबल करेंसी पेयर होता है हम उसके अंदर ट्रेड करते हैं। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है एग्जोटिक करेंसी पेयर। एग्जोटिक करेंसी पेयर का क्या मतलब होता है कि ये वो कंट्रीज, मतलब कि एक मेजर कंट्री, मतलब कि उसमें या तो बरतानिया आ जाएगा या यूएस डॉलर आ जाएगा या न्यूजीलैंड डॉलर आ जाएगा। यानी कि जो मेजर करेंसी पेयर जो यूएस डॉलर के साथ होते हैं। और साथ में एक ऐसी कंट्री जो कि डेवलपमेंट उसमें ज्यादा हो रही हो, जिस तरह अब हम सिंगापुर की मिसाल लेते हैं कि वो एशियन टाइगर्स हैं। ठीक है, सिंगापुर हो गया। अब दुबई को देखें, दुबई भी अब हम उसमें ऐड कर सकते हैं धर्म को। तो एक ऐसी करेंसी पेयर जो कि एक ऐसी कंट्री जो कि उसमें डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है, उसकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो वो करेंसी और साथ में एक मेजर करेंसी में या तो यूरो आ सकता है या फिर जापानी येन भी आ सकता है या यूएस डॉलर भी आ सकते हैं, तो उसको हम एक्सोटिक करेंसी पेयर कहते हैं। There are 100 of currency pairs in existence, but not all can be traded in the forex market. यानी कि 180, जिस तरह यूनाइटेड नेशन currently recognize 180 currencies. If you have to pair each currency up with another is a lot.
मतलब कि बहुत सारे करेंसी पेयर्स हैं, लेकिन मोस्टली जो हम ट्रेड करते हैं वो इनमें से कुछ ही पेयर्स होते हैं या कुछ ही करेंसीज होती हैं जिसको हम ट्रेड करते हैं। अब करेंसी तो बहुत ज्यादा है मार्केट में, बहुत ज्यादा। 180 तो रिकॉग्नाइज्ड है ऑलरेडी, लेकिन 180 में भी हर ट्रेडर की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, अपना एक गोल होता है कि मैंने कौन कौन से पेयर को चूज करने हैं और कौन कौन से पेयर के ऊपर मैंने ट्रेड करना है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की जो साइज है और इसमें जो लिक्विडिटी है। मतलब कि अगर हम बात कर लें कि ये कितना बड़ा मार्केट हो सकता है, तो ये हमारी सोच से भी बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें ट्रिलियन डॉलर डेली का बिजनेस वॉल्यूम है। द फॉरेक्स मार्केट इज नुमेरियस विद ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स ट्रेडेड एवरी डे, यानी कि ना मिलियन ना बिलियन बल्कि ट्रिलियन डॉलर डेली बेस पे इस पे ट्रेड हो रहा है। एस्टिमेट वेरी बट एन एवरेज इट्स अराउंड 6 to 7 ट्रिलियन वर्थ ऑफ करेंसीज ट्रेडेड डेली। आप इमेजिन करें कि 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर की बिजनेस के अंदर हम अभी इन होने जा रहे हैं। तो ये कोई भी एक छोटा मोटा ऑनलाइन काम नहीं है। अगर किसी ने आप लोगों के माइंड में ये चीज डाली है कि बस मोबाइल पे बैठ के या लैपटॉप पे बैठ के डॉलर कमाना है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल भी गलत है। आप खुद इमेजिन करें कि अगर कोई बिजनेस जिसमें डेली का 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर ट्रेड हो रहा है, तो आप इमेजिन करें कि ये कितना बड़ा मार्केट है और कितना बड़ा बिजनेस है। तो अगर इतने बड़े बिजनेस में हम इन होने जा रहे हैं, तो इस तरह के बिजनेस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले बोला कि जो डॉलर है ये किंग ऑफ द करेंसी मार्केट है। मार्केट मतलब कि मोस्टली इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है वो आ, मतलब कि तकरीबन 85%, अगर हम पूरे मार्केट को देखें जो कि 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर है डेली का, इसकी अगर हम वैसे इमेजिन करें तो उसमें तकरीबन 85% जो है वो सिर्फ डॉलर ट्रेड हो रहा है। तो इसलिए हम इसको किंग ऑफ द फॉरेक्स मार्केट भी कह सकते हैं। द यूएस डॉलर इज द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी मेकिंग अप टू 84.9% ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। द यूरो शेयर इज अ सेकंड, यानी कि पहले नंबर पे हमारे पास डॉलर आ रहा है जो कि सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है। सेकंड नंबर पे हमारे पास यूरो आ रहा है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास यन आ रहा है, यानी कि जो जापानीज यन, ये तकरीबन 19% वो ट्रेड हो रहा है। There are also other significant reason why the US dollar play a central role in the forex market। मतलब कि अगर ये इतना बड़ा मार्केट है और इसमें सिर्फ डॉलर इतना ज्यादा ट्रेड हो रहा है, तो इसके पीछे जो मैंने आपको पहले बताया जो लॉजिक है वो यही है कि यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यानी कि उसकी जो इकोनॉमी है अमेरिका की, वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सेकंड नंबर पे जो इम्पेक्ट करते हैं डॉलर के ऊपर, द यूएस डॉलर इज द रिवर्स करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि पहले जिस तरह लोग गोल्ड को रखते थे, पहले दौर में जब करेंसी नहीं आई थी, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप करेंसी की बात आई है तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ, करेंसी की हिस्ट्री में, कि बेसिकली ये जो करेंसीज हैं ये किस तरह वजूद में आई है। तो सबसे पहले ये होता था कि चीजों के बदले में, यानी कि उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि मतलब आपके पास गंदम है, मेरे पास चावल है, तो हम उसको आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। मतलब कि पैसे तो थे नहीं कि हम वो चीज बाय करें। उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब जब दुनिया में कोई भी करेंसी इजाद नहीं हुई थी, तब उस वक्त चीजों का तबादला होता था जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। तो जिस तरह दुनिया ने तरक्की की और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में लोग आते गए और मजीद तरक्की कर रहे थे, तो उसके बाद बार्टर सिस्टम के बाद पेपर मनी गोल्ड आ गया था। ठीक है। गोल्ड के बदले में ये क्यों चेंज हो गया था, बार्टर सिस्टम फिर क्यों चेंज हुआ था, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आई हुई थी कि वो प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रहे थे। मिसाल के तौर पर उस वक्त तो ना तो वो होता था कि मिसाल के तौर पर आप मेरे पास चीज ज्यादा है, आपके पास कम है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। मिसाल के तौर पर मेरे पास 5-6 किलो की चीज है, आपके पास 2 किलो है, तो उस वक्त तो ना किलो था, जिसको हम केजी कहते हैं, केजी का कोई वो सिस्टम नहीं होता था। तो यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे।
तो गोल्ड तो पहले से था, तो उसके बाद क्या हुआ कि गोल्ड आया मार्केट में, यानी कि गोल्ड के बदले में हम उस वक्त के लोग चीजों को एक्सचेंज करते थे। और गोल्ड के बदले में क्या होता था कि गवर्नमेंट के पास, यानी कि किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट होता था वो आपको एक रसीद देता था, और उस रसीद के बदले में आप गवर्नमेंट के पास जाके अपनी गोल्ड रखते थे, और वो जो रसीद होता था उसके बदले में फिर आप चीजों की एक्सचेंज और बाइंग एंड सेलिंग कर सकते थे मार्केट में। ठीक है, जिसको बाद में पेपर मनी का नाम दिया गया, जो कि हमारे जेबों में, पॉकेट में अभी तक जो भी हमारे नोट हैं, आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि ये जो पाकिस्तानी करेंसी है इसके ऊपर एक फिक्र लिखा हुआ है कि हम लिहाजा को वक्त पर अदा करें। आई थिंक मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ, तो कुछ इस तरह का एक फिक्र लिखा होता है। तो बेसिकली इस फिक्र का जो मतलब है वो यही है कि इस नोट के बदले में आपकी गवर्नमेंट के पास गोल्ड है। ठीक है, उस वक्त की बात कर रहा हूं जब मार्केट में करेंसी नहीं थी। तो लोग क्या करते थे कि गवर्नमेंट के पास वो रखते थे गोल्ड, गवर्नमेंट उसको एक पेपर देता था, रसीद देता था, और उस रसीद के बदले में वो एक्सचेंज करते थे। ठीक है, तो उसको पेपर मनी कहते हैं। जो कि बाद में पेपर मनी आ गया, फिर बैंक्स आ गए, बैंक के बाद फिर हमारे पास प्लास्टिक मनी आ गया। प्लास्टिक मनी जिस तरह एटीएम कार्ड है आपके जेब में, अगर 1 रुपया नहीं है आपके पास, मास्टर कार्ड अगर है, तो आप पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में किसी भी वक्त 24 आवर आप शॉपिंग कर सकते हैं। और फिर इसी तरह दुनिया ने तरक्की की। प्लास्टिक मनी के बाद फिर ई मनी आ गया। जिस तरह बैंक में हम देखें, बैंक वाले क्या करते हैं कि आप मिसाल के तौर पर, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने किसी को पेमेंट सेंड करना है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल से कुछ डिजिट्स पुट करके और उस बंदे का बैंक अकाउंट पुट करके मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, और उसको मैसेज मिल जाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए। हालांकि वो पैसे नहीं होते, वो सिर्फ डिजिट्स होते हैं। ठीक है, जिसको ई मनी कहते हैं। तो ये एक जो करेंसी है उसकी हिस्ट्री थी। मैंने जरूरी समझा कि आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी बता दूं कि जो करेंसी की हिस्ट्री है ये किस तरह वजूद में आई है, ये जो करेंसी है। तो सेम एग्जैक्टली पहले मैंने ये बात इसलिए स्टार्ट की कि गोल्ड पे हम आ रहे थे, यानी कि गोल्ड जो है ये एक सेफ हेवन है। अब मिसाल के तौर पर हम देखें दुनिया में कि कहीं पे भी अगर कोई जंग छिड़ जाता है, अभी रिसेंटली जो रशिया और यूक्रेन की जो वार हुई थी, अभी जो फलस्तीन की और इसराइल की जो स्टार्ट हुई है वार, जंग, तो उसमें क्या हुआ कि जो गोल्ड की प्राइस है वो अचानक ऊपर चली गई है, जिन्होंने अभी 2024 में एक हाई लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि लोग जंग के वक्त पे क्या करते हैं, गोल्ड को रिजर्व करते हैं, गोल्ड को सेव करते हैं सख्त टाइम के लिए, ताकि अगर कल भी हमारे पास कोई भी करेंसी ना हो तो हमारा ये जो गोल्ड है ये किसी भी मुल्क के अंदर हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हिस्ट्री समझ आई होगी। The United States has the largest and the most liquid financial market in the world, and the United States has a stable political system. The United States is the world sole military superpower. जिस तरह मैंने पहले आपको बात बताई कि एक तो उसकी जो इकोनॉमी है अमेरिका की वो बहुत स्ट्रांग है, साथ में उसकी जो मिलिट्री सुपर पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। तो इस वजह से फॉरेक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा ट्रेडेबल करेंसी है वो डॉलर है, इसलिए उसको किंग ऑफ द फॉरेक्स मार्केट भी कहा जाता है। अब इसके अंदर हमारे पास ये जो करेंसी होती है, जो पेयर के अंदर करेंसी होती है, इसको हम बेस एंड कोड करेंसी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अब हमारे पास एक पेयर है जीबीपी यूएसडी। ठीक है, अब इसके अंदर एक बेस करेंसी है और एक कोड करेंसी है। In a currency pair, the base currency and the code currency are the two currencies being compared and traded against each other. ठीक है, हम किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमने ये जो ट्रेड लगाई है ये हमने जीबीपी में लगाई है या यूएसडी में लगाई है। ठीक है, तो बेस और कोड के जरिए हमें अंदाजा होता है कि हमने कौन से ट्रेड में प्रॉफिट लेना है। अगर सेल में हम बैठते हैं तो उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि ये हमें कितना किस तरह प्रॉफिट दे रहे हैं अगर सेल जा रहे हैं, और अगर बाई जा रहे हैं तो हमें किस बेस पे प्रॉफिट दे रहा है। तो बेस करेंसी इज द फर्स्ट करेंसी लिस्टेड इन ए करेंसी पेयर एंड इट इज कंसीडर्ड एज द बेसिस ऑफ द for the exchange. For example, in the pair GBP USD, the base currency it represents the value that is being bought or sold.
अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें हमारे पास जीबीपी यूएसडी की ये एक पेयर आ रहा है। अब इनमें से ये जो पहली करेंसी है जीबीपी, ये हमारे पास बेस करेंसी होगी, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो कि फ्यूचर में आप लोगों को बहुत फायदा दे सकते हैं, इसको गौर से समझने की कोशिश करें। बेस करेंसी में हमारे पास पेयर के अंदर जो पहली करेंसी होती है उसको हम बेस करेंसी कहते हैं, और कोड करेंसी जो सेकंड करेंसी होती है। अब ये जो यूएसडी है, यूएसडी को हम कोड करेंसी कहते हैं। GBP USD, the US dollar is the quote currency, is the currency in which the exchange rate is quoted and indicates how much of the quote currency is needed to buy 1 unit of the base currency। इसके बाद इसके अंदर हम मेजरमेंट करते हैं, मतलब कि ये जो GBP है, अगर हम मिसाल के तौर पर इसमें ट्रेड लेते हैं, GBP को सेल करते हैं, तो ये हम बेस करेंसी को सेल करते हैं कोड करेंसी के जरिए, ठीक है। और अगर हम बाय करते हैं तो हम कोड करेंसी के जरिए बेस करेंसी को बाय करते हैं, जिसके अंदर जो मेजरमेंट होती है उस फ्लक्चुएशन के जरिए हम प्रॉफिट कमाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बीड एंड आस्क प्राइस। इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा सेशन के बाद कि ये जो बीड एंड आस्क प्राइस है, ये हमें कहां से पता चलता है कि ये बीड है और ये आस्क प्राइस है, ठीक है। तो bid and ask price actually the price at which the market is willing to buy a currency pair. It's the price you receive when selling a currency pair. यानी जब भी आप लोगों ने MT4 MT5 को लॉग इन किया होगा तो जो प्राइस होता है वो प्राइस, दो प्राइस होती है, ठीक है। एक रेड लाइन होता है और एक ब्लू लाइन होता है, और उसके अंदर एक गैप होता है, ठीक है। अब ये जो दो लाइनें होती हैं, इस एक लाइन को जो एक प्राइस ऊपर आ रहा है इसको आस्क प्राइस कहते हैं, और जो नीचे एक प्राइस आ रहा होता है उसको हम आस्क प्राइस कहते हैं। द प्राइस एट विच द मार्केट इज विलिंग टू सेल, मतलब कि जो आस्क प्राइस होता है उस पर हम सेल करते हैं, और जो बीट प्राइस होता है उसके जरिए जब हम बाय की ट्रेड लगाते हैं तो वो बीट के जरिए, बीट प्राइस के जरिए हम ट्रेड लगाते हैं। और साथ में हमारे पास स्प्रेड है। स्प्रेड जो है एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द बीड एंड आस्क प्राइस, यानी कि जो मैंने आपको बोला कि जो दो लाइन है, एक रेड है एक ब्लू है, उनके बीच में जो एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम स्प्रेड कहते हैं। ये हर करेंसी के अंदर स्प्रेड आता है। कुछ करेंसी के अंदर स्प्रेड ज्यादा होता है, तो कुछ कई करेंसी के अंदर ये स्प्रेड कम होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर कि आप कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हैं, और ब्रोकर के अंदर आप कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये भी स्प्रेड भी आप लोगों के जहन में अच्छी तरीके से आया होगा कि ये जो स्प्रेड है ये बेसिकली काम किया करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क प्राइस, इट रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ एंटरिंग अ ट्रेड, मतलब कि ये जो स्प्रेड है ये जो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट है, जो कीमत है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है। ब्रोकर टिपिकली प्रॉफिट फ्रॉम द स्प्रेड। अब ये जो ब्रोकर्स होते हैं ये कहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं? ये एक्चुअली जो स्प्रेड आता है मार्केट से, ब्रोकर को इसके थ्रू कमीशन आता है। यानी कि आप जब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बैठ के ट्रेड करता हूँ किसी भी एक्सएनएस ब्रोकर या जस्ट मार्केट, आईसी मार्केट, दुनिया में हजारों लाखों ब्रोकर्स हैं, ठीक है। तो वो कैसे प्रॉफिट कमा रहे हैं? वो आपके स्प्रेड से पैसे कमा रहे हैं। जितना आपका स्प्रेड ज्यादा होता है तो समझो कि ब्रोकर आपसे ज्यादा कमीशन चार्ज कर रहे हैं, और जितना आपका स्प्रेड कम होता है तो समझो कि आपका जो ब्रोकर है एक लिस्टेड ब्रोकर है, एक रियल ब्रोकर है, और आपसे सिर्फ वो कमीशन चार्ज करता है जो कि वो एक नेगोशिएटेबल है, मतलब कि हर बंदा वो, हर जो रियल ब्रोकर होते हैं चार्ज तो करते हैं, हर ब्रोकर पैसे कमा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं कि जो कि स्प्रेड की वजह से आपको मार देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है पिप। पिप की चीज होती है, पिप असल में परसेंटेज इन पॉइंट है। ये एक स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट होता है करेंसी पेयर के अंदर। मोस्ट करेंसी पेयर आर कोटेड टू 4 decimal places. A pip is usually the last decimal place in the price code. For example, if the euro USD move from 1.2500 to 1.2501, it has moved 1 pip. बेसिकली जो पीप है परसेंटेज इन पॉइंट, ये एक मेजरमेंट करते हैं करेंसीज के अंदर जिसके थ्रू हम प्रॉफिट कमाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पीप के थ्रू हम प्रॉफिट भी कमाते हैं, पीप के जरिए हम लॉस से भी बच सकते हैं, और इससे हम अच्छे लेवल पे हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल देता हूं कि यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पर ये यूरो यूएसडी की एक ट्रेड है, ठीक है, एक पेयर है।
अब इसका मतलब है कि अगर यूरो की जो प्राइस है डॉलर के मुकाबले में है 1.2500, यानी कि $1 से 1.2500 यूरो बनते हैं। तो अब अगर इसकी जो प्राइस है ये चेंज हो जाता है 1.2501 पे, ठीक है, तो इसको हम 1 पिप कहते हैं। मतलब कि ये जो डिसिमल होता है, डिसिमल जो इशारिया होता है, इशारिया इशारिया के बाद जो फोर्थ नंबर होता है, ठीक है, इसको हम पिप कहते हैं। अब ये अगर 1 से 2 पे चेंज होता है तो 2 पिप्स हो गए, अगर 3 पे चेंज होता है तो 3 पिप्स हो गए। ठीक हो गया। इंशाल्लाह ये हम जब लाइव क्लास पे आते हैं तो वहां पे मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरह हर करेंसी के अंदर पीप के जरिए मूव होती हैं, मूवमेंट होती हैं, और उन पीप को हम कैच करते हैं। ठीक है, मतलब डेली का हम 50 पीप रख लें या 100 पीप, अपने एक टारगेट सेट करेंगे, मैंने इतने पीप का प्रॉफिट करना है। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है लेवरेज। लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर। लेवरेज के जरिए मैं आसान लफ्जों में अगर आपको बताऊं तो लेवरेज के जरिए हम कम अमाउंट पे ज्यादा, यानी कि स्मॉल अमाउंट पे बिग प्रॉफिट कर सकते हैं। और इसी तरह हम जब बिग प्रॉफिट होते हैं तो बिग लॉस के भी चांसेस होती हैं अगर आपके पास स्किल्स नहीं होती। लेवरेज अलाउज ट्रेडर टू कंट्रोल लार्ज पोजीशन विद अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इट कंप्लीफाइज बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर इंटेंस अ लेवरेज ऑफ 150। अब ये जब हम अकाउंट ओपन करेंगे ब्रोकर के अंदर तो हर ब्रोकर लेवरेज आपको ऑफर करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के आपको लेवरेज ऑफर कर रहा होता है, और साथ में जो वहां पे अकाउंट्स होते हैं, रा स्प्रेड होता है, प्रो अकाउंट होता है, स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, उसके अंदर आपको लेवरेज ऑफर करते हैं। अब अगर आपको 1:50 की अगर आपको मिल जाते हैं तो इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स that for every $1 have you in your account you can control $50 in the market। मतलब कि अगर आपके पास $1 है सिर्फ, तो उसके थ्रू आप $50 तक की प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। यानी कि $50 तक की आप कंट्रोल है आपके पास। $1 पे आप $50 तक की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लॉट। लॉट साइजेस, बेसिकली ये जो लाट होता है इसके थ्रू जितनी बड़ी आप लाट लगाओगे उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा, उतना बड़ा आपका लॉस होगा। और जितनी छोटी आप लाट लगाएंगे उतनी छोटी आपकी प्रॉफिट होगी और उतनी ही छोटी आपकी लॉस भी होगी। ठीक है, द स्टैंडर्डाइज्ड अमाउंट ऑफ ए करेंसी पेयर्स ट्रेडेड इन फॉरेक्स, द स्टैंडर्ड लॉट साइज इज 1000 यूनिट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो लाट है इसके भी टाइप्स हैं। हमारे पास 4 टाइप्स हैं, लेकिन उनमें से जो एक है उसको तो हम इतना यूज नहीं करते, तो उसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से लाट साइज हैं और इसकी दारोमदार क्या है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये हर लाट के अंदर कुछ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपकी स्टैंडर्ड लाट है तो स्टैंडर्ड लाट के मतलब है कि आप उस करेंसी के अंदर 10,000 यूनिट तक की ट्रेड लगाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो करेंसी होती है ना, करेंसी के हम मालिक नहीं होते जब हम ट्रेड करते हैं, लेकिन हम उन करेंसी के अंदर कुछ शेयर्स लेते हैं यूनिट्स के जरिए। ठीक है, और वो जो यूनिट्स होते हैं वो हमें किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं, वो हमें लॉट साइज के अंदर पता चलता है कि हमने कितने लॉट की ट्रेड ली या कितने यूनिट्स की हमने ट्रेड ली है। अदर लॉट साइज इंक्लूडिंग मिनी लॉट। अब मिनी लॉट में हमारे पास सॉरी 1 लाख, मैंने गलत बोल दिया था। 1 लाख जो होते हैं, 1 लाख यूनिट्स, वो स्टैंडर्ड लॉट में होते हैं। उसके बाद हमारे पास मिनी लॉट आता है, उसमें 10,000 होते हैं, और जो माइक्रो लॉट है उसमें फिर 1000 यूनिट होते हैं। टाइप्स ऑफ लॉट्स। Lot size refer to the standardized amount of a currency pairs that is traded in the market. There are different types of lot, each representing a varying size of the currency unit. ठीक है, यानी कि इसमें जिस तरह मैंने आपको पहली बात बताई कि जितने भी हम हमारे पास लाट लगाते हैं या जो हम लाट लगाते हैं उनके अंदर हमें यूनिट्स मिल जाते हैं, और उन यूनिट और वो जो यूनिट्स होते हैं वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस देते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आता है स्टैंडर्ड लाट। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई ट्रेड लगाते हैं, वन स्टैंडर्ड की मतलब कि 1.00 की जब हम ट्रेड लगाते हैं तो इसमें हम 1 लाख यूनिट्स की ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल, each pip movement
रिजल्ट इन ए प्रॉफिट और लॉस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $10। मतलब कि जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे आपको पिप के अंदर बताया था मैंने यहाँ पे, ठीक है, कि अगर यहाँ पे 1.2500 से प्राइस चेंज हो जाता है 1.25001 पे और आपने 1 स्टैंडर्ड की लाट लगाई है, ठीक है, तो इस 1 पिप की मूव में आपको $10 या तो प्रॉफिट होगा अगर आपने सही ट्रेड लगाई है, और अगर आपने कोई गलत ट्रेड लगाई है तो सेम एग्जैक्टली इसी तरह 1 पिप के अंदर आपको $10 का लॉस होगा। इस तरह हमारे पास सेकंड आ जाता है मिनी लाट, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड लाट होता है ये 1.00 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है 1.00, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड लाट, और इसमें हम 1 लाख यूनिट की ट्रेड करते हैं करेंसी के अंदर। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है मिनी लाट, ठीक है। अब मिनी लाट के अंदर हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं 10,000। अब ये जो मिनी लाट है ये कहां से स्टार्ट हो जाता है? मिनी लाट स्टार्ट होता है 0.10, ठीक है, टू 0.99, यानी कि 0.10 से लेकर 0.999 तक, क्योंकि 99 के बाद हमारे पास 1.00 स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको हम स्टैंडर्ड लाट पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो 0.10 से लेकर 0.99 तक का जो लाट होता है इसको हम मिनी लाट कहते हैं, और इसमें अगर एक पिप की मूव आती है और आपने 0.10 की लाट लगाई है, मिनी लाट लगाई है, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो $1 का होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने 0.010 की ट्रेड लगाई है, ठीक है, और एक पिप जिस तरह यूरो यूएसडी की मैंने आपको मिसाल दिया वो 1.2500 से 1.2501 पे चेंज होता है, तो हमें $1 की जो है ना प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रोलाट। माइक्रोलाट के अंदर हमारे पास जो यूनिट होते हैं वो हमारे पास 1000 यूनिट्स होते हैं, और सेम एग्जैक्टली इसके अंदर भी अगर आपने यहाँ पे मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे पास माइक्रोलाट होता है वो स्टार्ट होता है 0.01 से लेकर 0.09 तक, ठीक है, 0.01 से लेकर 0.09 तक। अब अगर मिसाल के तौर पर हमने ट्रेड लगाई है, बाय सेल कोई भी ट्रेड लगाई है, और उसकी जो लाट हमने रखी है वो 0.01 लगाई है, तो एक पीप के बदले में हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमें मिलेगा $0.10, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो लाट साइजेस है ये आपके माइंड में अभी आए होंगे, और इसके ऊपर आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा काम करना है, ठीक है। इन चीजों को बहुत सारे दोस्तों को पता होगा इसके बारे में, लेकिन जो नए लोग हैं, जो कि नए दोस्त हैं जिनको फॉरेक्स का पता नहीं है, तो ये बहुत ही मेन चीजें हैं। अगर आपको इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, सिंपली बाय एंड सेल हम इसको कहते हैं, ठीक है। जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं जो कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं उसको वो लॉन्ग एंड शॉर्ट कहते हैं, और जो फॉरेक्स ट्रेडर हैं वो बाय एंड सेल कहते हैं। लॉन्ग पोजीशन इट्स व्हेन यू buy a currency with the expectation that this value will be go up. You want to profit from the currency increasing the price, so you are long on that currency. मतलब कि अगर हम कोई बाय की ट्रेड करते हैं, ठीक है, लॉन्ग की ट्रेड ओपन करते हैं अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने स्ट्रेटेजी के मुताबिक कि ये जो प्राइस है ये ऊपर जाएगा, ये जो प्राइस है ये ज्यादा होगा और इससे हम प्रॉफिट कमाएंगे, तो उस वक्त की जो ट्रेड होती है उसको हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं, बाय ट्रेड कहते हैं। और सेम एग्जैक्टली इसी तरह अगर हम अपने एनालिसिस करके सेल की ट्रेड लगाते हैं तो उसको हम शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। ये फॉरेक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमें समझने में इतना टाइम तो नहीं लगता, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, हमें इसको समझने में बहुत ही मतलब कि हमने उसको टाइम देना है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। अगर ये बेसिक चीजें हमारे जहन में नहीं आएगी तो फ्यूचर में आप इसके ऊपर
बहुत ज्यादा टाइम दोबारा वेस्ट करेंगे और दोबारा आप सीरीज से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर आप प्रो लेवल पे जाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को खैर छोड़े, वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है, कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ये गलती हुई है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की जगह ये सपोर्ट लिखा है, इसको हम ठीक कर लेंगे, इसको हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। मैं वैसे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप लोग अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, अब अपने रूम में आप लोग बैठे हैं, अब ये जो ऊपर रूम का जो छत है ये आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक रेजिस्ट आपके साथ करता है, मतलब कि रेजिस्ट करते हैं अपने आप को। अगर आप ऊपर छलांग लगाते हैं तो आप ऊपर नहीं घुस सकते हैं छत के ऊपर, या तो आप उसके अंदर सुराख करेंगे फिर जाके आप जा सकते हैं, और सुराख के लिए आपका टाइम लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी, आपकी काविश लगेगी। ठीक है, इसी तरह फॉरेक्स के अंदर भी सपोर्ट भी होता है और रेजिस्टेंस भी होता है। अगर हम फॉरेक्स की जुबान में बात करते हैं तो सपोर्ट वो लेवल होता है कि जब भी कोई करेंसी, ठीक है, एक लेवल पे आ जाता है, मतलब ऊपर से नीचे आ जाता है और वो एक लेवल क्रिएट करते हैं, तो नीचे का जो लेवल होता है उसको हम सपोर्ट कहते हैं। मतलब कि सपोर्ट से जो बायर्स होते हैं, जो बायर्स की ट्रेड लगाते हैं, वो अगर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो जो बाय की ट्रेडर्स, बाय वाले जो ट्रेडर्स होते हैं वो सपोर्ट से बाय की ट्रेड लेते हैं, और जो रेजिस्टेंस लेवल होता है, मतलब कि एक लेवल दूसरा क्रिएट करते हैं जब मार्केट ऊपर चला जाता है, तो उस लेवल के अंदर सेलर्स आ जाते हैं। मतलब कि जो सेलर्स हावी हो जाते हैं तो वो जो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल होता है वो नीचे आ जाता है सपोर्ट की तरफ, और जब मार्केट सपोर्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर बायर्स सेलर से ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो मार्केट को दोबारा सपोर्ट से फेंक के उसको रेजिस्टेंस की तरफ लेकर जाते हैं। तो अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में इस वक्त बायर्स की जो पोजीशन है वो ज्यादा है, मतलब कि जो बायर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं बनिस्बत सेलर्स के। और अगर इसी तरह सपोर्ट को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो इसका सेम यही मतलब है कि इस वक्त मार्केट में जो सेलर्स हैं ये ज्यादा एक्टिव हैं और बायर्स कम है, इस वजह से मार्केट जो है ये नीचे गिर गया। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के पास अपना ट्रेडिंग व्यू शेयर करता हूं, जिसके अंदर जो हमने प्राइस की बात की, आस्क और बीड प्राइस की बात की, उसके बाद बेस करेंसी की बात की, कोड करेंसी की बात की, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को लाइव भी दिखाना चाहता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा गाइज, ये हमारे पास एक वेबसाइट है जिसको हम ट्रेडिंग व्यू कहते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम दुनिया का कोई भी स्टॉक हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, या कोई भी फॉरेक्स का पेयर हो, हम इजीली यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं कि जो आपके स्ट्रेटजीज होती हैं वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसी के अंदर अब मैं हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं इंशाल्लाह उसको मैं यहाँ पे आपको लाइव भी दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के बाद प्रोडक्ट्स पे आके सुपर चार्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो मेन चार्ट है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको पिप की भी दिखा दूंगा, और साथ में आपको जो बाकी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी की है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखा दूंगा अभी। अब यहाँ पे हमने जीबीपी यूएसडी की बात की, तो हम आते हैं सबसे पहले जीबीपी यूएसडी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने जीबीपी यूएसडी जो ही पुट किया तो ये देखें ये सारे एक्सचेंजेस आ गए। ठीक है, ये सारे एक्सचेंज हैं
जो कि हमें प्राइस देते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं इस एक्सचेंज पे जाता हूँ, जीबीपी यूएसडी को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये जो प्राइस शो हो रहा है, ठीक है, ये जो रेड लाइन है, एक मिनट में थोड़ा सा जूम कर लूँ। ये देखें अब हमारे पास ये प्राइस आ रहा है, ठीक है, जीबीपी यूएसडी की जो प्राइस है 1.26283। इसका क्या मतलब है कि $1 के मुकाबले में, यानी कि जो जीबीपी की जो प्राइस है वो है 1.26, ठीक है, 1.26281 ये करंट प्राइस चल रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर एक और लाइन आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह। अब ये जो है अगर हम सेल करते हैं तो ये हमारा आस्क प्राइस होगा, ठीक है, अगर बाय करते हैं, और अगर सेल करते हैं तो ऊपर वाला जो ब्लू लाइन होगा, ठीक है, तो उसका जो हमारा होगा वो बीट प्राइस कहलाया जाएगा। और साथ में यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास बेस करेंसी हो गया जीबीपी, और जो यूएसडी है ये हमारे पास कोड करेंसी हो गई है। और साथ में अगर हम पिप की बात करें, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 1.2631, ये जो फिफ्थ डिसिमल है, फिफ्थ जो हिंसा आ रहा है, ठीक है, इसको नैनो पिप भी कहते हैं, ठीक है, या पिपिट भी इसको कहते हैं, लेकिन हम इसको ज्यादा इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसको ज्यादा यूज नहीं है इसका, ना हम ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप अपने जहन से निकाल दे। आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो इशारिया के बाद 4 हिंसे होते हैं, जो 4वां हिंसा होता है वो जब चेंज होता है तो ये एक 1 पीप के लाया जाता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर 1.2632 है, अब ये 31 पे आ गया, अब ये क्या हो गया कि 1 पीप नीचे आ गया, ठीक हो गया। ये देखिए अब ऊपर 2 पे चेंज हो गया, अब ये 1 पीप ऊपर चला गया। अब और ये जो 5वां हिंसा है, अब ये देखो 3 पे चला गया, तो इसका मतलब है कि ये 3 पीप मार्केट ऊपर चला गया है। और अगर आपको इस तरह दुश्वारी है, इस तरह आप समझ नहीं पाते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे आके ये जो मेजर टूल है इसके ऊपर क्लिक करके अब हम चेक करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पीप की मूव आई है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ तक नीचे लेकर आते हैं, यहाँ तक, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें शो करता है, ये देखिए कि ये कितना है 94, यानी कि 94 पीप की ये मूव आई है। और ये किस टाइम पे आई है, तो नीचे अगर हम आके यहाँ पे देखें तो ये हमें तारीख भी बताते हैं और हमें टाइम भी बताएगा, ठीक है। इस तरह अगर हम यहाँ से चेक करें, अब ये देखें यहाँ तक जो मूव है वो तकरीबन 274 पीप की मूव है, ठीक है। अब इसकी जो अगर यहाँ पे हम बाय की ट्रेड करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ बाय की ट्रेड करते हैं, मैं यहाँ पे आपको अब साथ साथ लाट की भी बता दूं, लाट साइज भी मैं आपको बता दूं। अगर हमने यहाँ पे ट्रेड किया, ये कितने पीप हैं, 274, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड लॉट के थ्रू पहले कैलकुलेशन करते हैं। हमने स्टडी किया, ऑलरेडी हमने स्टडी किया कि अगर हम स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं तो वो बनता है 1.00, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। अब 1 पॉइंट के अंदर हमारा कितना लॉस एंड प्रॉफिट है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा काइंडली। एक अगर हम स्टैंडर्ड लॉट लगाते हैं और 1 पीप की मूव आती है मार्केट में, तो हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा प्लीज। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, $10। ग्रेट ग्रेट मंसूर, ग्रेट। एग्जैक्टली इसका मतलब है कि माशाल्लाह आप लोग सारे मेरे साथ हैं, सोए हुए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है, अगर हम 1 स्टैंडर्ड लगाते हैं और 1 पीप के अंदर हमारा बनता है कितना, $10। तो अब अगर हम कैलकुलेटर ओपन कर लें, ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, आप कैलकुलेटर पे हिसाब करते हैं कि यहाँ से लेकर इस लेवल से इस लेवल तक हमें कितना प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम 274 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर यहाँ पे
किसी भी बंदे ने 1 स्टैंडर्ड की ट्रेड लगाई है और यहाँ तक होल्ड किए तो उसको $2,740 का प्रॉफिट मिलेगा। अंडरस्टैंड? 1 स्टैंडर्ड के ऊपर, ठीक है। अब हम इसी तरह अगर यहाँ पे आपने सेल की ट्रेड लगाई है और मार्केट ऊपर की तरफ गया और वो भी 274 पीप, तो इसी तरह सिमिलरली इतना ही आपका लॉस ही होगा, ठीक है। अब 1 स्टैंडर्ड पे हमें जो फार्मूला है वो किया है, पीप मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड लॉट पे, ठीक है। अब पीप हमारे पास कितने थे? 274। उसके बाद हम आते हैं मिनी लॉट। मिनी लॉट जो था वो हमारा स्टार्ट हुआ था 0.10 से, ठीक है। ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इस पे कितना, अगर हम लगाते हैं मिनी लॉट लगाते हैं तो उस पे 1 पीप के अंदर हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा और लॉस हमारा कितना होगा? $1। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त, ये हमारा हो जाएगा $1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम हिसाब करते हैं तो हमारा क्या बनेगा? 274 पीप्स मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 274 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एग्जैक्टली हमारा $274 का प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम माइक्रो पे आ जाते हैं, ठीक है, माइक्रो लॉट में, तो माइक्रो लॉट में हमारा जो है वो स्टार्ट होता है 0.01 से, ठीक है। 0.01 पे अगर हम ट्रेड लगाते हैं तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में उस पे हमारी कितनी प्रॉफिट होगी और लॉस। नहीं, 15 नहीं होगी मंसूर, 0.10 का होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं ये पीडीएफ फाइल भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के पास सेंड करूंगा। यहाँ पे हमारा 0.10 का प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं। 274 पीप मल्टीप्लाई बाय 0.10 सेंट, 274 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो इसमें हमारा सिर्फ $27.4 का प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लाट की कैलकुलेशन है। अगर लाट की कैलकुलेशन आपको सही आ जाए और आपने सही तरीके से इसको सीखा तो इसमें आप बहुत जबरदस्त लेवल पे प्रॉफिट कर सकते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप लोग जब भी इस फॉरेक्स फील्ड में आते हैं तो ये जहन में ना रखिएगा कि मैंने डॉलर्स कमाने। अगर आप लोगों के माइंड में डॉलर्स कमाना आ जाता है तो आप लॉस ही करेंगे और बार बार लॉस करेंगे। आप लोगों ने पीप की एक गोल सेट करना है कि मैंने कितनी पीप का प्रॉफिट करना है डेली बेस पे। मैंने 100 पीप कमाने हैं, 1000 पीप कमाने हैं, 500 पीप कमाने हैं, और फिर उसी पीप को आपने लॉट के हिसाब से आपने ज़रब देना, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ट्रेड आप लगाते हैं, आपके पास अकाउंट में $100 है, ठीक है, और उसके ऊपर आप ट्रेड लगाते हैं तो वो जो ट्रेड होते हैं अगर आप उसके ऊपर 1 स्टैंडर्ड की ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, तो अगर मार्केट सिर्फ 10 पिप आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में जितने भी डॉलर होंगे वो सारे बढ़ जाएंगे।
इस क्यों कि एक पिप के अंदर हमारा $10 का प्रॉफिट एंड लॉस है 1 स्टैंडर्ड लॉट पे। तो अगर 10 पिप मार्केट जाता है आपके अगेंस्ट तो आपके $100 वॉश हो जाएंगे, अकाउंट आपका वॉश हो जाएगा। इसी तरह अगर आप 0.10 लगाते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा खतरा है। तो जितनी आपकी इक्विटी कम है, जितना आपका बैलेंस आपके अकाउंट में कम है, उतने अपने अपने लॉट साइज कम लगाने। और अगर आप लॉट साइज बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट जितना बड़ा लेंगे उतना ही आपका जो लॉस होगा वो भी उतना ही बड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन होगा वो आप लोगों के माइंड में आया होगा। और अभी मैं अपना रूम ओपन करता हूँ, कोई भी दोस्त कुछ पूछना चाहता है, कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं।